purpose of USA is basically to gain out of it. There are some rare minerals available in Ukraine. That's what USA is eyeing for. कई बार इस चीज का जिक्र हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से युद्ध रुक गया। 1.4 बिलियन पीपल, इट्स ए बिग मार्केट। रशिया के लिए बहुत बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स की मार्केट है। यूएसए बीच में मेडिएट करने की कोशिश करेगा तो हमेशा यूएसए करने की कोशिश करेगा। वो किसी और कंट्री को अलाउ नहीं करेगा कि वो उस रोल में आए जिसमें कि यूएस होता है। आपको लगता है कि चीन एक अच्छा साथी हो सकता है भारत के लिए आगे की राह तय करने के लिए? संभव नहीं है। एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर देयर अल्टीमेट बेनिफिट्स। हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो ही इतनी ज्यादा है कि हमारी इकोनॉमी यहीं से ग्रो करती है। विपक्ष ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या युद्ध रुकवाया, लेकिन सरकार ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बात नहीं कही। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ क्लेम किया। सब हमने इतना डैमेज किया, इंडिया में इतना डैमेज किया। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप जिंदा कौम हैं तो आप जिंदा दिखने चाहिए। तो पीटीएम टाइम्स पर आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा और एक बार फिर आज हमारे साथ है मिस्टर ब्रजेंद्र शर्मा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज हम बात करने वाले हैं जरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब लगा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग आसमान पर पहुंचेंगे, लेकिन उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबक बने हुए हैं। और ऐसे में हाल ही में 50% टैरिफ्स जो ट्रंप ने भारत पर लगाए हैं सर, वो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है। भारत इससे कैसे डील कर रहा है और कैसे इसे डील करना चाहिए, और साथ में सर ट्रंप साहब को हो क्या गया है? अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हो जी, तो ये सिनेरियो ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है बेसिकली जी। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए है कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है with 1.4 बिलियन पीपल। अमेरिकन्स हमेशा चाहते हैं कि सर्टेन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स जी, जहाँ पर कि अमेरिकन कंपनीज को फ्री हैंड नहीं है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि ये मार्केट भी यूएस कंपनीज के लिए ओपन हो। एक इसका एंगल ये है। और दूसरा जो आपने कहा कि ट्रंप को क्या हो गया है, सो जब से ट्रंप आए हैं बेसिकली ही वांट्स टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस, ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। मींस कि जितना आप किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करते हैं या जितना आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आप उसमें लॉस करते हैं, लेट्स से आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है और वाइस वर्सा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। सो ट्रंप ने देखा कि उसका ट्रेड डेफिसिट है विद इंडिया, एंड नॉट ओनली विद इंडिया, विद सो मेनी कंट्रीज। सो ही ट्राइड पुटिंग टैरिफ्स ऑन दैट। सो दिस इज वन एंगल। द सेकंड एंगल इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर। So after that Trump took this credit that उन्होंने सीज फायर कराया। ठीक है, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया कि यस ट्रंप ने ही कराया, उनकी वजह से ही हुआ है जी, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है, ट्रंप का कोई रोल नहीं है। इंडिया ने बार बार उसको मना किया और ट्रंप ने शायद मोर देन 20 times ये रिपीट किया। So it has become a little ego issue also. Ego issue बन गया है। So there are basically two angles out of it, and the third angle is basically that India is buying a lot of defense equipment from Israel, France, and Russia, right? So now US also wants to sell their F-35. Probably ये सब pressure politics है। This is what I believe. प्रेशर पॉलिटिक्स है। सर आपने जिक्र किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ऐसा दावा वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीरीज ऑफ देश हैं जिनके बीच में तनाव बना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बीच में भी सीज फायर करवाया। वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। और ऐसे में जब हम लोग ट्रंप की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो फिर से ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका विश्व की सुपर पावर है जब वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर ऐसा दावा करते हैं कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं? सुपर पावर की डेफिनेशन क्या होती है? सुपर पावर की डेफिनेशन यही होती है कि वो वर्ल्ड के चाहे वो ट्रेड मैटर्स हैं उसको वो डिक्टेट कर सकें,
फॉरेन पॉलिसी मैटर्स हैं उसको वो डिक्टेट कर सकें जी। अगर किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कोई जंग चल रही है या कोई इशू चल रहा है तो उसमें वो मीडिएट करके उसको सॉल्व कर सकें जी। सी दैट्स अ मीनिंग ऑफ ए सुपर पावर। इवन इफ यू सी रोल ऑफ ए मसलमैन इन योर सोसाइटी, मसलमैन का रोल भी यही होता है जी, कि जहाँ भी कोई ना कोई इशू होते हैं वो उसमें अपने पैर घुसाते हैं। दैट्स हाउ दे ट्राई टू प्रूव। सो द सेम अमेरिका और ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू। रशिया यूक्रेन वॉर, इट्स गोइंग सिंस लॉन्ग एंड नाउ बेसिकली यूएसए इज ट्राइंग कि आपस में इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। पर्पस ऑफ यूएसए इज बेसिकली टू गेन आउट ऑफ इट। अपना फायदा अमेरिका सबसे पहले देखता है। ऑफ कोर्स lot of potential in terms of minerals. There are some rare minerals available in Ukraine. That's what USA is eyeing for. Right? You know how this conflict started? Because Ukraine wanted to be part of NATO. Right? But 3 साल की लड़ाई के बाद में भी NATO तो उनको शामिल नहीं हो रहे अभी भी, वो उनको NATO एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड रशिया ये चाहता था कि वो नेटो में ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नेटो के साथ डायरेक्ट उनका बॉर्डर शेयर हो जाएगा। सो वो उसको अवॉइड करना चाहते थे। एंड प्रोबेबली आज ये जो डिस्कशन चल रहे हैं बिटवीन जेलेंस्की एंड ट्रम्प एंड पुतिन, दिस इज ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रम्प की जेलेंस्की के साथ, उससे पहले पुतिन के साथ, जब पुतिन से बात हुई तो पुतिन ने उस मुलाकात के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। आपको लगता है कि कई बार इस चीज का जिक्र हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से युद्ध रुक गया, तो भारत रूस यूक्रेन युद्ध में कोई भूमिका निभा पाएगा? और जब डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका की बात करते हैं तो वो इस पूरे के पूरे मैटर में कितनी स्पष्ट नजर आती है कि वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं, उनकी यही मंशा है? देखिए, जहाँ तक सवाल भारत का है, उसको चाहे सुपर पावर अमेरिका हो और चाहे इस केस में रशिया भी हो, सब चाहते हैं कि ये एक बड़ी मार्केट है। As I mentioned before, 1.4 billion people. It's a big market. रशिया के लिए बहुत बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स की मार्केट है। People wants to take benefit out of that. इसके अलावा अगर आप देखते हो कि यूएसए बीच में मेडिएट करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा यूएसए करने की कोशिश करेगा। वो किसी और कंट्री को अलाउ नहीं करेगा कि वो उस रोल में आए जिसमें कि यूएस होता है। ऐसा यूएस नहीं होने देगा। जब ट्रम्प साहब की बॉडी लैंग्वेज में भारत के प्रति एक बदलाव आया, तब भारत को एहसास हुआ कि ये दोस्त ना रहा। और जब अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे, भारत में कितने हवन हुए सर, कितने मतलब लोगों ने प्रार्थना की कि ट्रम्प साहब जीत जाएं। ऐसे में जब लगता है कि धोखा मिल गया, तो अब भारत को किस देश पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? चीन, जो पहले भारत के सीने में खंजर खोपता हुआ नजर आया है कई पैमानों पर, और वहीं रूस भारत का एक अच्छा मित्र माना जाता है। भारत को किससे नजदीकियां बढ़ानी चाहिए ऐसे सिनेरियो में? और क्योंकि देखिए, बीते दिनों चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद पीएम मोदी से भी वो मिले। आपको लगता है कि चीन एक अच्छा साथी हो सकता है भारत के लिए आगे की राह तय करने के लिए? संभव नहीं है। चीन की जिस तरह की विस्तारवादी नीति है अपने पड़ोसी देशों के लिए, चाहे वो ताइवान के लिए है, चाहे वो भारत के लिए है, वैसा संभव है नहीं। आज का जो दौर है ये परफेक्ट वर्ल्ड डिप्लोमेसी का दौर है। यहाँ पर परमानेंट मित्र या परमानेंट शत्रु नहीं होते। आपको वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और एक जो वर्ड है हमेशा हम लोग यूज करते हैं, आत्मनिर्भर। जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे उतना ही भारत की पूंछ बढ़ेगी ग्लोबल मैटर्स में। यही एक की है। अदरवाइज फ्रेंड्स वुड बी चेंजिंग, दोस्त बदलते रहेंगे वेरी फास्ट। यस। अगर हम हिस्ट्री के उदाहरण उठाएं तो रूस भारत का एक अच्छा मित्र रहा है। इजराइल ने भारत को कितने मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो आपको लगता है कि पुराने वक्त से हम उठाकर उदाहरणों को और आज के परिप्रेक्ष्य में उन देशों से और नजदीकियां बढ़ा सकते हैं? देखो, अगर आप ये सब देखो तो काफी उलझा पुलझा नजर आता है। ठीक है, इजराइल से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। आप उनसे काफी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी लेते हैं, उनसे मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। ठीक है, आप उनके काफी अच्छे पार्टनर भी हैं। लेकिन इजराइल तो बहुत अच्छा पार्टनर है यूएस का। ठीक है, लेकिन उस केस में आपसे आपके यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो ये ट्रायंगल मैसी ट्रायंगल है। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो द ओनली सेंस इज बेसिकली दैट एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर देयर अल्टीमेट बेनिफिट्स। सो इंडिया हैज टू हैव ए वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। नॉन अलाइंड रहना होगा भारत को, बैलेंस अप्रोच, एंड वी शुड डेमोन्स्ट्रेट अवर पावर। यू नो, जो हमारे पास
टेक्नोलॉजी की पावर है, यंग जनरेशन हमारे पास सबसे ज्यादा है, उसकी पावर है। कोई भी एक भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड में कि जो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो। तो हमें अपनी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने बताया कि ट्रंप ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए, सारा कुछ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेट्स से बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। वो टेक्सटाइल बनाते हैं और ग्लोबली अप्लाई करते हैं, तो उनकी रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज है, थाईलैंड है तो उनकी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, या मालदीव्स है तो वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो ही इतनी ज्यादा है कि हमारी इकोनॉमी यहीं से ग्रो करती है। तो हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें। तो हमारी खुद की बहुत बड़ी मार्केट है, और हम खुद ही अगर मैन्युफैक्चरर भी बन जाएं, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट अगर हम खुद यहाँ बना रहे हैं, जैसे हम बनाना शुरू किया, और अगर हम और अगले लेवल पर बनाते हैं फिर हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन सैंक्शंस का। सर, आत्मनिर्भरता का आपने जिक्र किया, तभी लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने इस चीज का जिक्र किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने टैरिफ्स पर जवाब दिया लोकसभा में, तो उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में जवाब दिया। वहीं रक्षा मंत्री अमित शाह, उनका भी एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन बॉस शब्द का जिक्र किया और कहा कि कोई है जो विश्व का बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। अब जब भारत नाम नहीं लेता है अमेरिका का, तो भारत की कूटनीति किस तरीके से नजर आती है? देखो, बैलेंस्ड अप्रोच तो हमेशा होनी चाहिए, यही एक सक्षम डिप्लोमेसी की पहचान है। आपको जरूरी नहीं, भारत की बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से नजर आ रही है आपको? बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि टैरिफ लगे और आपने उसके रिएक्शन में कोई रिएक्शन दिया, तो वो भी सही नहीं होता। और अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप शांत बैठ जाते हैं, वो भी सही नहीं होता। एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है जहां आप कहते हैं कि ठीक है, आप बॉसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर सेल्फ रिलायंट। विपक्ष ने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना दरअसल विपक्ष चाह रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बात नहीं कही, और उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने भारत को सीज फायर पर मानने से का दबाव नहीं बनाया। तो आपको लगता है कि जो विपक्ष चाह रहा है उस तरीके की एक बॉडी लैंग्वेज शायद सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कि एक मैसेजिंग जाए कि अगर आप एक गलत बात फैलाएंगे, अगर आप रूमर फैलाएंगे पूरे विश्व में कि हमने सीज फायर रुकवाया और हमने हस्तक्षेप किया, तो लगता है कि भारत को एक बॉडी लैंग्वेज से ये बताना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं भारत के हितों में। जो एक लार्जेस्ट मैच्योर्ड डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया इज, सो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जब आप मैच्योर्ड हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन आपसे क्वेश्चंस करेगा, यू आर आंसरेबल इन द पार्लियामेंट, राइट। लेकिन जब आप संयम के साथ अपनी बात रखते हैं, विद फैक्ट्स अपनी बात रखते हैं, सो आपकी पहचान अलग बनती है। जैसे कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ क्लेम किया, सब हमने इतना डैमेज किया, इंडिया में इतना डैमेज किया, लेकिन जो इंडिया का रिस्पांस था, जो इंडिया ने उनको कभी रिप्लाई करने की कोशिश नहीं की। इंडिया ने अपने फैक्ट्स रखे विद सैटेलाइट इमेजेस, विद प्रूवन फैक्ट्स, हमने कहाँ कितना डैमेज किया, कितनी साइट्स पे कितना डैमेज किया। यही एक सक्षम राष्ट्र की पहचान होती है कि आप जो भी बात करते हैं विद फैक्ट्स करते हैं, विद मेजोरिटी करते हैं। ये फर्क है हम में और पाकिस्तान में। सर, पुतिन की पॉलिटिक्स को किस तरीके से समझा जाए? एक तरफ वो देखिए यूक्रेन को किस तरीके से रूस ने तबाह किया है वो हम सब ने देखा, और दूसरी तरफ अब वो मुलाकात भी करने वाले हैं ज़ेलेंस्की से। पुतिन भारत के प्रधानमंत्री से बात भी करते हैं, जब उनकी ट्रंप से मुलाकात होती है उसके बाद। पुतिन किस तरीके के नेता हैं, और पुतिन जो अब विश्व की पॉलिटिक्स जो एक बदलाव की ओर जा रही है ट्रंप के आने के बाद, किस तरीके से देखा जाए पुतिन को? See, Putin is a very strong and very hardcore leader, right? Who knows what to say, who knows how to take decisions. ठीक है, if they have decided that they are going to invade Ukraine, so they did it. ठीक है, उनको लगे कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं, स्पेशली डिफेंस इंटरेस्ट, उन पे यूक्रेन शायद कल को एक थ्रेट हो सकता है, तो उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। I think Putin is very very strong and having a very clear vision about his nation.
ग्लोबल कम्युनिटी कैसे देखती है इस चीज को? कुछ यूरोपियन कम्युनिटी को पुतिन पसंद नहीं आते, उनकी एग्रेसिव सोच है, वो ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी तो कहीं ना कहीं उसको उस तरह देखेगी, और ग्लोबल कम्युनिटी तो चाहे ट्रम्प को पसंद ना करे या ना करे, फिर भी वो सुप्रीम पावर है तो उनको वो रिस्पेक्ट वो देते ही हैं। अगेन जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ा आपका पॉइंट है, सबसे बड़ा आपकी स्ट्रेंथ है। खुद पर भरोसा कीजिए और खुद की चीजें बनाइए। अब सर देखिए, भारत जो है अब बाकी देशों के साथ भी व्यापार के जो रिश्ते हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो फिलीपींस है और अनेकों ऐसे देश हैं, उनके साथ भारत डिफेंस डील करेगा, और वो जो देश है भारत से डिफेंस के कई सारे जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदने वाले हैं। और ऐसे में कई देशों के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रमुख हैं, वो भारत आते हैं। तो भारत की कूटनीति की जब बात की जाती है, एस जयशंकर की, जो उनके मन में क्या चल रहा है, वो भारत की कूटनीति को किस तरीके से आगे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यही देश भारत 10 साल पहले या 15 साल पहले तक हम लार्जली इंपोर्ट करते थे जी डिफेंस इक्विपमेंट्स। देन वी केम मेक इन इंडिया, राइट। तो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स लिए, खुद यहाँ बनाया। जैसे कि ब्रह्मोस भी है, तो ब्रह्मोस हमने इंडिया में बनाई, लेकिन टेक्नोलॉजी रशिया की है। तेजस फाइटर जो हमने बनाया, राइट, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी किसी और देश की है और हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। और डेवलप करने के बाद में जब हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं to other countries, maybe Philippines as you mentioned, maybe Vietnam or maybe other countries, then this is the best way. Foreign diplomacy is on the right way. सर वापस आते हैं जरा चीन से भारत के रिश्तों पर। आपने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन पर एस जयशंकर की जो ये कूटनीति को लेकर सोच है, उसे किस तरीके से समझा जाए? चीन के विदेश मंत्री आते हैं भारत, उनसे मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों में चीन जाने वाले हैं। कि क्या हो रहा है सर अचानक से? देखिए, भारत चाहता है कि चीन के साथ में वर्किंग रिलेशन बने रहें, रादर थोड़े से इम्प्रूव हो जाए पहले से। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखो, जब गलवान वैली में जो झगड़ा हुआ 2020 में, उसके 2-3 साल बाद चाइना ने इंडियंस को वीजा देने शुरू कर दिए। आज कोई भी इंडियन चाइना जा सकता है अपने वीजा लेके, लेकिन चाइनीज लोग इंडिया में नहीं आ सकते, उनको वीजा नहीं मिलता है। सो चाइना ने अपने आप को ओपन किया इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने चाइना के लिए अपने आप को ओपन नहीं किया। रादर हमने चाइनीज एप्स को बैन किया, सारा कुछ किया। बट आई थिंक नाउ time has come. It's almost now 5 years now. So we have to move forward. And India wants to have a normal working relations with the neighbor. अगर चीन फिर से कुछ विश्वासघात करता है तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? एक पॉइंट होता है कि you should not be caught unaware. राइट। अगर हम बॉर्डर पे पहले से ही तैनात हैं और हमारी विजिलेंस परफेक्ट है, हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन कंट्रोल में हमारी प्रेजेंस वहाँ पर है, तो कभी भी ऐसा कोई सरप्राइज आपको नहीं मिलेगा। सरप्राइज हमेशा तब होते हैं जब, जैसे कारगिल वार हुई तो हम सरप्राइज थे, क्योंकि हम विंटर्स में चोटी पर अचानक से विंटर्स में हम वहाँ से उन बंकर्स को खाली कर देते थे, तो पाकिस्तान ने विंटर्स में हमने कब्जा कर लिया। सो वैसे ही जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारी शिथिलता थी, हमें लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम विजिलेंट रहते हैं, अपनी प्रेजेंस वहाँ बना के रखते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सी थिंग्स शुड बी इन आवर कंट्रोल। और जो हम ट्रेड करते हैं किसी भी नेबर कंट्री से, वो अपनी शर्तों पे करें। तो अगर हम अपनी शर्तों पे करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या पैदा होगी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत ने एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज इख्तियार की कि पूरी दुनिया को बताया कि अगर भारत में घुसकर कोई आतंकी हमला होगा और कोई देश उसका जिम्मेदार होगा तो भारत उस देश में घुसकर वहां पर आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करेगा। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व में जो मैसेजिंग जानी चाहिए थी वो पहुंची है, और उसके बाद जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल विश्व के अलग अलग देशों में गया और ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी, वो सफल हुआ? एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप जिंदा कौम हैं, तो आप जिंदा दिखने चाहिए। सो अगर आप पर कोई अटैक होता है जी, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और जब आप उसका जवाब देते हैं तो एक मैसेज अपने आप जाता है कि ये कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है, और अगर कभी भी कोई भी कुछ यहाँ पे कोई हिमाकत करने की कोशिश होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे ख्याल से काफी सालों से ये भारत की पॉलिसी रही है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। मुझे लगता है कि ये एक सही पॉलिसी है, जहाँ पे आप
कम से कम लोगों को दिखाते हैं कि आपकी एक रीढ़ की हड्डी है और आप स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। लेकिन सर किसी भी देश ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। नहीं, वैसा नहीं है कि समर्थन नहीं किया। बहुत सारे कंट्रीज ने कहा कि जब पहलगाम अटैक हुआ तो लोगों ने उसके बारे में भी कहा कि ये गलत हुआ, और जब इंडिया ने अटैक किया तो कुछ कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, वो उनका अपना डिसीजन है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे या उनके जो नागरिक ठिकाने थे उन पर हमला नहीं किया। जो अटैक किया वो चुनकर किया जहाँ पे वो ट्रेनिंग कैंप्स थे। जी। तो सर इसमें अब जब ट्रम्प की भूमिका आती है, ट्रम्प ने कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया और इस वजह से एक होता हुआ युद्ध रुक गया, तो इसमें आपको लगता है कि भारत का जो स्टैंड है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कहीं कमजोर पड़ता है, या भारत ने ट्रम्प की जो ये बातें हैं उनकी तरफ से कितनी बार ये बात दोहराई गई, इसको लेकर भारत ने एक स्टैंड जो है पूरे वर्ल्ड सोसाइटी को बताया है, ग्लोबल सोसाइटी को बताया है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये कहना भी कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है कि जो भी हमारे मैटर्स हैं भारत और पाकिस्तान के, कश्मीर के लिए, हम उसको हमेशा हमें कहते हैं कि ये दो राष्ट्रों के बीच का मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। इस बार भी हमने यही कहा कि भारत और पाकिस्तान के जो DGMO है उन्होंने आपस में बात की जी, और हमने युद्ध विराम कर लिया। तो किसी भी तीसरे पक्ष को हमने एंटरटेन नहीं किया। ये हमारी पॉलिसी आज से नहीं, दशकों से है और भारत इसी को फॉलो कर रहा है। तो इसमें ट्रम्प ने क्या क्लेम किया या किसी और ने क्लेम नहीं किया या नहीं किया, उसका कोई वेटेज नहीं है। पाकिस्तान तो जरूर ये चाहेगा कि इस तरह के मनमुटाव पैदा हो, क्योंकि वो जानता था कि भारत और USA के रिलेशन काफी अच्छे जा रहे थे, तो पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि ऐसा ना हो। ट्रम्प हमेशा चाहते हैं कि वो हर जगह क्रेडिट लें। तो ठीक है, उन्हें जो कहना है वो कहते रहे, पर भारत की पॉलिसी सही है कि जो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है हम उस पर कायम है। क्या भारत अमेरिका पे आने वाले दिनों में भरोसा कर पाएगा? क्योंकि जो ट्रम्प की डिप्लोमेसी है, जो आपने अभी बताया कि ट्रम्प जो है वो अपना फायदा देख रहे हैं काफी इसमें, तो इससे जो अमेरिका की बाकी देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो और भारत का जो भरोसा था अमेरिका के प्रति वो कमजोर हुआ है। क्या भारत फिर से भरोसा कर पाएगा अमेरिका पर? ये भरोसे या ट्रस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नहीं होते हैं। फॉरेन डिप्लोमेसी चलती है कि आपके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे हैं, आप किसे क्या दे सकते हैं, किसे क्या ले सकते हैं। आप किसी भी देश के साथ में आइसोलेटेड वे में नहीं चल सकते, और भारत जैसी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा बाजार, उसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। संभव है, ठीक है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, सबको अपने बिजनेस बढ़ाने हैं, उसके लिए कुछ सेक्टर्स वो चाहते हैं कि खुलें, और इस तरह के प्रेशर हमेशा बनाए जाते हैं। तो भारत को ये समझना होगा कि हम इन प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें और अपनी ग्रोथ को बरकरार रखें जी। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, टैरिफ्स लगे, 50% टैरिफ हो गए। क्या आपने जो भारत का शेयर बाजारों से गिरते हुए देखा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जो सेंटीमेंट्स हैं, क्या सेंटीमेंट से फर्क पड़ा? नहीं। क्या आम भारतीय के सेंटीमेंट से फर्क पड़ा? क्या कोई डर का माहौल बना, अरे टैरिफ लगने वाले हैं, ऐसा होने वाला है? नहीं ना, दिस इज गोइंग नॉर्मल। सो जब आप नॉर्मलसी में लाइफ जीते हैं, राइट, यू टेक challenges as normal things। डिप्लोमेसी में से फ्यूचर का डर जो होता है, जो आम व्यक्ति भी फेस करता है अपनी जिंदगियों में, कि मौजूदा वक्त की जो परिस्थितियां हैं विश्व की, उसे आप देखिए, उसे समझिए और उस तरीके से रिएक्ट कीजिए। फ्यूचर के जो इंटरेस्ट्स होते हैं या कि जो एक खौफ होता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, क्या उसे डिप्लोमेसी में कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल, किया जा रहा है। डिप्लोमेसी में हमेशा कई प्लान बनते हैं। एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, एक प्लान सी होता है। अगर प्लान ए आपका सक्सेसफुल नहीं है तो आप प्लान बी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान बी में आपको इश्यू होता है, प्लान सी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरी फॉरेन पॉलिसी होती है। ये रिएक्टिव वे में काम नहीं करता कि किसी ने आज कुछ बोला और उसके अगेंस्ट किसी ने दूसरा कुछ बोल दिया। ये कोई गली मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई नहीं होती है। ये एक पूरा डिप्लोमेसी चार्टर तैयार होता है कि हम कैसे, किसके साथ कैसे, किस तरह के ट्रेड रिलेशन रखने वाले हैं जी। सर आखिरी सवाल है, अब हम लोग जरा बॉडी लैंग्वेज और वो नेता किस प्रकार का है, मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, विश्व के नेता हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ रहे हैं और किस तरीके के वो नेता हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। अपने आसपास के जो देश हैं सभी तबाह कर डाले हैं उन्होंने, और ऐसे में
उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूमिका है, उसे किस तरीके से देखा जाए? वेरी स्ट्रॉन्ग और खुद पे भरोसा करने वाले। खुद पे भरोसा करने वाले। भारत क्या सीख सकता है उनसे? जब कभी भी हम सीखते हैं तो एक समग्रता में सीखते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप आइसोलेटेड कुछ सीखें कि इससे इतना सीख लिया, उससे उतना सीख लिया। इजराइल से अगर कुछ सीखना तो ये सीख सकते हैं कि कभी भी जो हमारे खुद के अपने इंटरेस्ट हैं उस पर अगर कोई भी आंच आती है तो हम उसका मुकाबला करने को तैयार रहें। फिर आ जाइए आप आगे, डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बातें कर ली हमने डोनाल्ड ट्रंप की, कुछ मुख्य बिंदु बताइए सर। अविश्वसनीय। अविश्वसनीय है। और दूसरा कि वो खुद भी एक बिजनेसमैन है। उनका और उनके बेटे के काफी बिजनेस चलते हैं। सो वो अपने बिजनेसेस और अमेरिकन लोगों के बिजनेसेस को के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम जरा भारत के प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी। काफी सुलझे हुए, उनको मालूम है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब किससे क्या बात करनी है। सो मेरे हिसाब से इंडिया को ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी जो कि आज है। क्या युद्ध रुकना चाहिए था भारत और पाकिस्तान में जब तनाव? हाँ, बिल्कुल रुकना चाहिए था। युद्ध किसी भी युद्ध का आखिरी मकसद शांति होता है। पर काफी जल्दी नहीं रुक गया? हाँ, इतना ही जरूरत थी। इतना ही जरूरत थी। क्योंकि इससे ज्यादा आप अपने संसाधन आप पीछे चले जाते हैं। अगर आप 1 महीना लड़ाई करेंगे तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। आई थिंक उतना ही जरूरी था। पाकिस्तान को सबक सिखाना था, उनको एक मैसेज देना था कि हमारी रीच आपके जितने भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट तक हैं वहां तक है, और हमने इसको प्रूव किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, बॉडी लैंग्वेज। अब तो इस बार जब ट्रम्प से मिलने आए तो पूरा कोट वोट पहन कर आए और ट्रम्प साहब ने भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया। आप किस तरीके की भूमिका देखते हैं उनकी? He has become a puppet। हाँ, कठपुतली। एक बारी वो यूएसए की कठपुतली बने कि नहीं, आप रशिया से आप झगड़ा कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे जी। अब यूएसए बोला नहीं, आप संधि कर लीजिए। सो उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की बर्बादी जितनी हुई उसके बाद उनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाया? बिल्कुल बिल्कुल डगमगाया। और जब उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई उससे पहले तो ट्रम्प ने किस तरीके से उन्हें व्हाइट हाउस में अपमानित किया, उन पर कमेंट किए, और उसके बाद भी वो फिर से ट्रम्प से मिलने आ रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए? मैंने कहा ना, कठपुतली। जैसा ट्रम्प ने चाहा या जैसा यूरोपियन देशों ने चाहा वैसा वो नाच रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालकर ब्रजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये कूटनीति है और कूटनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और ऐसे में जो मॉडर्न सिनेरियोज हैं अभी फिलहाल में जो विश्व में हो रहा है उसी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू।